कितना होता है बबुआ? 2। कल हमने नाभिक स्टार्ट किया था बेटा, और नाभिक के बारे में बड़ी बेसिक सी चीजें जानी थी जो आप सभी लोग जानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बेटा नाभिकीय बल की। इसकी चर्चा करते हैं बेटा नाभिकीय बल। आप जानते हैं नाभिक में कौन रहते हैं? न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियॉन को क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो नाभिकीय बल होते हैं बेटा ये न्यूक्लियॉन्स के मध्य लगते हैं। किसके मध्य लगते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स के मध्य। सामान्यतः यह आकर्षण प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः बेटा किस प्रकृति के होते हैं? आकर्षण प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कम दूरी के लिए ही कारगर होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं बेटा, कम दूरी के लिए ही कारगर होते हैं। ठीक है, कम दूरी पर यह समस्त बलों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, और इनका बेटा जो नेचर है, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक अपने बल होते हैं, जैसे गुरुत्वीय बल हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, है ना, और नाभिकीय बल हो गया। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कम दूरी के लिए। कम दूरी के लिए बेटा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और सभी संभव युग्मों के लिए इनका परिमाण समान होता है। सभी संभव युग्मों का मतलब ये हुआ बेटा, सभी संभव युग्मों का मतलब ये हुआ कि हम प्रोटॉन प्रोटॉन ले लें, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य जो बल लगेगा वही बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा, और उतना ही बल न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगेगा। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। ठीक है, तो सभी संभव युग्मों के लिए, ठीक है, देखो दो प्रकार के कण हैं, तो युग्म में क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। ठीक है, तो इनको आवेश आवेश से कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, सभी के लिए बेटा ये बल कैसे होते हैं बेटा? बराबर ही होते हैं। ठीक है, ऐसा। अगर हम नेट बल देखने जाएं, नेट बल, ठीक है, तो इनके बीच विद्युत बल लगेगा क्या? सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच विद्युत बल नहीं लगेगा, मतलब आवेश वाला बल, कूलम वाला बल इनके बीच नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर तो आवेश है, इस पर नहीं है। इस पर आवेश है, इस पर नहीं है। इन दोनों पर ही आवेश नहीं है, तो यहाँ पर जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा? 0। यहाँ पर भी F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो वो कितना होगा? 0। यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक 0 नहीं होगा, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स। Fn का मतलब हो गया बेटा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, Fn मतलब न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ऐसा। तो इनमें न्यूक्लियर फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा, तीनों पेयर के लिए बराबर होगा। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होगा, नहीं होगा, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स कौन सा होगा? प्रतिकर्षण होता है बेटा। इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रतिकर्षण इनके बीच में लगेगा। चलिए अब देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बेटा, नाभिकीय बल ज्ञात करने के लिए कोई गणितीय सूत्र नहीं है। ठीक है बेटा, कोई ऐसा सूत्र नहीं आया है अभी तक, या ऐसा कोई सूत्र अभी तक इजाद नहीं हुआ है जिससे हम न्यूक्लियर बल का मान निकाल सकें कि न्यूक्लियर बल लगेगा कितना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका सूत्र हमारे पास है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है, तो Gm1m2/r²। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये हो जाता है K Q1Q2/r²। ये हमें कूलम ने बताया था, ये न्यूटन साहब ने बताया था। लेकिन Fn न्यूक्लियर फोर्स का कोई सूत्र नहीं है, Fn का नो सूत्र, इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, बस ये कहते हैं कि बल होगा, बल होगा, मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो बेटा, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो नाभिक के अंदर रहते हैं। अब नाभिक के अंदर क्या करते हैं? सोते रहते हैं क्या? सोते रहते हैं? नहीं, सोते नहीं रहते, वो अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? चक्रण करते हैं, स्पिन करते हैं। ठीक है, तो अगर दो न्यूक्लियॉन सेम सेंस में स्पिन कर रहे हैं, सेम सेंस में स्पिन कर रहे हैं, तो इनके मध्य नाभिकीय बल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऐसे न्यूक्लियॉन्स जो विपरीत सेंस में चक्रण कर रहे हैं। ठीक है, एक इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है, विपरीत सेंस में चक्रण कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है बेटा? कम होता है। अगर सेम सेंस में चक्रण करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स बेटा ज्यादा होता है। ठीक है, तो एफ ये वाला पहले केस में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा और दूसरे केस में न्यूक्लियर फोर्स बेटा कम होगा। तो ये बात लिखी हुई भी है यहाँ पर कि यदि दो न्यूक्लियॉन समान सेंस में चक्रण करते हैं तो इनके मध्य नाभिकीय बल तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है उन न्यूक्लियॉन्स की तुलना में जो विपरीत सेंस में चक्रण करते हैं, विपरीत सेंस में चक्रण कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर सेम सेंस में घूम रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर वो विपरीत सेंस में घूम रहे हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है? तो हम कहते हैं परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन, मतलब ये लिखना नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की योग से कम होता है, कम होता है। इसका कारण यह है कि जब न्यूक्लियॉन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं, नाभिक बनाते हैं, तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है और इसे ही हम बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, अपने तरीके से समझाता हूँ आपको। है। मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, समझना बेटा, है ना, समझना इसको। देखो हमने कहा हमारे पास मान लीजिए दो कण हैं, मतलब चार कण, 1 2 3 4 5 6 कण हैं, और सभी का द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। सभी का द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम। अब इनको मिला दें, इनको मिला दें, तो इनको मिला के हमने एक कण बना दिया, एक कण बना दिया। तो इनको मिला के जो हमने एक कण बनाया बेटा, उसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 12 किलोग्राम। इनको मिला के हमने जो एक कण बनाया है बेटा, इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में होता क्या है? मान लीजिए 2 2 2 के कितने किलोग्राम के हैं? 6 हैं, तो इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम। तो इसका द्रव्यमान मान लीजिए 11.5 किलोग्राम ही है। ये 12 किलोग्राम, 2 2 2 किलोग्राम के 6 मिलके जब एक कण बनाए है ना, तो ये होना चाहिए 12 किलोग्राम, लेकिन होता है 12 किलोग्राम से कम। उदाहरण के लिए मैंने बोला, उदाहरण के लिए मैंने कितना बोला? 11.5, मतलब 11.5 किलोग्राम। तो आधा किलोग्राम द्रव्यमान कहां चला गया? तो हम कहेंगे आधा किलोग्राम द्रव्यमान की कमी हो गई, इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कितना है? 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम। और ये द्रव्यमान किसमें बदल जाता है? ऊर्जा में। ये द्रव्यमान है, ये ऊर्जा में बदल जाता है। द्रव्यमान किसमें बदल जाता है बेटा? ऊर्जा में। और ऊर्जा कितनी मिलती है? तो एनर्जी मास रिलेशन होता है, E = mc², E = mc²। ठीक है, E = बेटा कितना? mc²। ठीक, ऐसा, बरोबर। तो समझ गए होंगे मेरी बात को। तो हम कोई नाभिक बनाते हैं, ध्यान से समझना,
ध्यान से समझना। अच्छा ऐसे और समझो, और समझो। अब E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ऊर्जा निकली है इसको ही अपन क्या कहते हैं बेटा, बंधन ऊर्जा। इसको ही हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो जब ये कण मिलके एक बड़ा कण बनाए हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को कहते हैं बंधन ऊर्जा। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि ये जो एक कण बना है ये कितने कणों से मिलकर बना है सर, 6 कणों से मिलकर बना है, 6 कणों से मिलकर। तो अब इस कण को अगर हम 6 अलग अलग कणों में बांटना चाहें, इस एक कण को अगर मैं 6 अलग अलग कणों में बांटना चाहूं तो बेटा हमें इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी या हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इसको अपने अवयवों में, इसको अपने अवयवों में तोड़ने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ेगा या जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो होती है बंधन ऊर्जा। वो क्या होती है बेटा, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का जब नाम आएगा तब किसकी अपन बात करेंगे, नाभिक की, न्यूक्लियॉन्स की बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स की। ठीक है, कैसे करेंगे मैं अभी समझाता हूं आपको। पहली बात समझ में आ गई कि ये जो 6 कण हैं, 6 कण हैं, ये मिलकर एक बड़ा कण बना रहे हैं तो ऊर्जा निकलती है, वो इसकी बंधन ऊर्जा होती है। या हम कहें 6 कणों से मिलकर एक जो बड़ा कण बना है इसको तोड़ के अगर हमें फिर से 6 कण अलग अलग करने हैं तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस ऊर्जा को भी अपन बंधन ऊर्जा कहते हैं। यहां से यहां जाओगे तो ऊर्जा निकलेगी और यहां से यहां जाओगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। कितने बच्चों को बंधन ऊर्जा का मतलब क्लियर हो गया कि 6 कण मिलकर बड़ा कण बना रहे हैं तो द्रव्यमान बेटा इसका जो होना चाहिए उससे कम होता है। द्रव्यमान कहां चला गया, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया। ये हम कहें ये जो कण है, बड़ा कण है, इसको अपने अवयवों में तोड़ना है तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसको हम जो ऊर्जा देते हैं उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। ऊर्जा देनी पड़ती है, हमें कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। अब आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं एक बार इसको रीड कर देता हूं। परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है। ठीक है, होता क्या बेटा, कोई परमाणु है x Z A, तो इसमें अपन कहें कि कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, तो हमने कहा Z प्रोटॉन प्लस A माइनस Z, ये किसकी संख्या होगी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन, ये मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें द्रव्यमान की कि द्रव्यमान में कितना अंतर आया। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कितना, तो Z प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, न्यूट्रॉन कितने, मैं इधर लिख देता हूं अलग कलर से। तो Z प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn। ठीक है, ये मिलके ये तो इसका द्रव्यमान, इसको अपन कह सकते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं उत्पाद, या हम इसको कहते हैं रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये अभिकारक का द्रव्यमान माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये हो गया बेटा द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान में कमी, डेल्टा एम। ठीक है, हुआ क्या होगा कि Z प्रोटॉन और A माइनस Z, ये न्यूट्रॉन की संख्या हो गई, ये मिलकर नाभिक बनाए, तो इसका द्रव्यमान बेटा इससे कम होता है। ये अभिक्रिया है, इसका द्रव्यमान इनसे कम होता है, तो द्रव्यमान में अंतर अपन ऐसे लिख सकते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, द्रव्यमान क्षति। ये क्या कहलाता है बेटा, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान क्षति इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा मास डिफेक्ट। ठीक है, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ये जो बंधन ऊर्जा होती है, द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर। जो मास में कमी हुई है वो ऊर्जा में बदल गया, वो किसमें बदल गया, ऊर्जा में। तो नाभिक बनेगा, किससे बनेगा, नाभिक न्यूक्लियॉन से। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं तो जो नाभिक का द्रव्यमान है वो कम होता है, किससे, इनके द्रव्यमान से, न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से कम होता है। तो जो द्रव्यमान कम हुआ है इसको हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति, और ये द्रव्यमान कहां जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटा, ऊर्जा में। इसी ऊर्जा को कहते हैं बंधन ऊर्जा। या उल्टा, अभी हमारे पास न्यूक्लियस है बेटा, नाभिक है, तो नाभिक है, उसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब हमने कहा प्रोटॉन को अलग करो, सभी प्रोटॉन को अलग करो, सभी न्यूट्रॉन को अलग करो। नाभिक है हमारे पास, नाभिक। अब हमें नाभिक से इसके अवयव, इसके न्यूक्लियन बनाने हैं, तो नाभिक से हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाना है, नाभिक से हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग करना है, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उसी को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, बंधन ऊर्जा। चलिए, बरोबर। तो परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है। इसका कारण यह है कि जब न्यूक्लियन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं, नाभिक बनाते हैं, तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो नाभिक को उसके अवयवी कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्रव्यमान क्षति। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना। तो लिखा है Z प्रोटॉन A माइनस Z न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाए। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे कुल न्यूक्लियनों की संख्या A माइनस Z न्यूट्रॉन होते हैं, A माइनस Z न्यूट्रॉन। तो Z प्रोटॉन A माइनस Z न्यूट्रॉन मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, नाभिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, नाभिक बना रहे हैं। तो इनका द्रव्यमान ज्यादा, इनका द्रव्यमान कम, द्रव्यमान में अंतर आप ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्टेंट का द्रव्यमान माइनस प्रोडक्ट का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्षति हो गई, द्रव्यमान क्षति इनटू c स्क्वायर क्या हो गया, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा होगी। शाबाश बेटा, शाबाश। चलिए, तो बंधन ऊर्जा निकालना बड़ा आसान होता है। अब बेटा यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान, ध्यान देना, द्रव्यमान ये आपको दिया होता है एटॉमिक यूनिट में। ठीक है, द्रव्यमान देते हैं AMU। ठीक है, इसका मतलब होता है एटॉमिक यूनिट। ठीक है, AMU क्या होती है बेटा, AMU होती है। द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं इस चैप्टर में, सामान्यतः AMU में, AMU इकाई में। ठीक है, और 1 AMU बराबर होता है, 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 × 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। इतना ही होता है 1 AMU, लिखा है कि कहीं 1.67 × 10 टू द पावर -7 किलोग्राम 1 AMU का मान। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा एक एग्जांपल। अच्छा, एक चीज और कि बहुत बार आपको इसका मान जरूरत पड़ेगी कि AMU × c स्क्वायर, AMU × c स्क्वायर, AMU
इंटू सी स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको बहुत बार, AMU इंटू सी स्क्वायर, तो इसका मान हो जाता है 931.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मान कितना हो जाता है AMU इंटू सी स्क्वायर का, AMU इंटू सी स्क्वायर का मान होता है 931.2, हम पूरा लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, 1 AMU को या तो यू ही लिख देते हैं, 1 U है ना, AMU लिख देते हैं, या कई बार सिर्फ यू ही लिख देते हैं, यू लिख देते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, काम की चीज, काम की चीज, मतलब सवालों में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, सवालों में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ काम की चीजें हैं, बरोबर ऐसा, तो इसको याद रखना दोस्तों। अब देखो एक सवाल, इस पर आधारित एक सवाल पूछा गया, इसको नोट्स में लिख लेना, भले PYQ है, नोट्स में लिखना, नोट्स में लिखना है। सवाल ये है 120 50 SN की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको इतना दिया गया है। ठीक है, और 1 एटॉमिक यूनिट इंटू सी स्क्वायर ना, 1 एटॉमिक यूनिट इंटू सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 931। ठीक है, 1 यू नहीं आई, ये होना चाहिए, चलो हटाओ इसको, अपन को पता है। अच्छा, अब देखो बेटा ये कह रहा है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, एक तो राशि यहाँ पर आती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये क्या होता है आइए समझते हैं। तो बड़ी आसान सी चीज है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होती है, कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियॉन्स की संख्या, कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियॉन्स की संख्या, कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियॉन की संख्या। ठीक है, तो क्या होगी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, कुल बंधन ऊर्जा में अगर हम न्यूक्लियन की संख्या को भाग दे देंगे तो हमें कुल बंधन ऊर्जा मिल जाएगी, तो हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, ये होती है बेटा न्यूक्लियन की संख्या। ये क्या होता है न्यूक्लियन की संख्या, अब सवाल देखना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे, मास डिफेक्ट। तो इसमें देखो प्रोटॉन कितने 50 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान MP है ना, ये प्रोडक्ट का द्रव्यमान, प्लस 70 न्यूट्रॉन है, 70 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान MN। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट का द्रव्यमान हो गया, माइनस नाभिक का द्रव्यमान, मास किसका SN का, तो ये हो गया बेटा द्रव्यमान क्षति। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी होती है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, तो अब ध्यान देना इसका मान कितना आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 50 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00783 एटॉमिक यूनिट, मतलब U, प्लस न्यूट्रॉन कितना है 70, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1 है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नहीं दिया है बेटा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ना मिसिंग है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ना बेटा इन्होंने मिस कर दिया भाई साहब, क्या करें। ठीक है, तो चलो मैं ले लेता हूं अपने मन से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान MN इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, 1.00788 ले लो, 788 ले लो, थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो 1.00788 है ना। अब हो सकता है आंसर थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर मिसिंग है, सवाल में दिया हुआ था, लिखा भी है लेकिन मिस हो गया। ठीक है, तो हमने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अपने मन से मान लिया, माइनस SN, SN का द्रव्यमान कितना है 119.2199 मैंने आपको बोला था कि अगर कैलकुलेटर की जरूरत आपको पड़ेगी तो मॉडर्न फिजिक्स में पड़ सकती है, मॉडर्न फिजिक्स में है ना, जैसे ये कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर कैलकुलेटर की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो यहाँ से अपन मास डिफेक्ट निकालेंगे, इसको हल करके जो भी माना इंटू सी स्क्वायर कर देंगे, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, बरोबर। तो ये बंधन ऊर्जा AMU में आएगी, AMU इंटू सी स्क्वायर है ना, याद रखना बेटा, AMU इंटू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 931 मेव ये दी हुई है, या हम इसको सिर्फ U लिख देते हैं, U इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 931 मेव, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी हो जाएगी दोस्त, तो हम इसको लिखेंगे कुल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी तो अपन निकाल लेंगे ऊपर से कैलकुलेट करके, ए का मान कितना है 120 है, 120 है। ठीक है, अब देखो ये लिखा भी है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसको अपन कैसे परिभाषित कर देते हैं कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इज इक्वल टू कुल बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन की संख्या। ठीक है, अब आप देखो हम कहते हैं कि जो नाभिक का स्थायित्व है, कौन सा नाभिक स्थायी ज्यादा है और कौन सा नाभिक कम स्थायी है, एक इस पर निर्भर करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर। ठीक है, वैसे कई बार ना ऐसा स्टेटमेंट आप लिखा देख सकते हैं कई किताबों में, कई जगह ऐसा लिख देते हैं कि बंधन ऊर्जा ज्यादा तो स्थायित्व ज्यादा, ये अधूरा स्टेटमेंट है। हाँ, आप ये कह सकते हैं गलत स्टेटमेंट कि बंधन ऊर्जा ज्यादा तो स्थायित्व ज्यादा नहीं, हम कहते हैं कि बंधन ऊर्जा, देखिए नाभिक कितना ज्यादा स्थायी है। ठीक है, नाभिक कितना स्थायी है ये हमें देखना होता है। अच्छा, एक चीज और, ये न्यूक्लियन मिलके नाभिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी घटना होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्थायित्व प्राप्त करने के लिए होती है। कोई भी स्पॉन्टेनियस घटना, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, पानी क्यों बहता है, ऊर्जा कम करने के लिए, स्थायित्व पाने के लिए, हवाएं क्यों चलती है, स्थायित्व पाने के लिए। इस संसार में जो भी घटना अपने आप होती है वो स्थायित्व पाने के लिए होती है, और स्थायित्व कब आता है, स्थायित्व कब बढ़ता है, जब हम कहते हैं ऊर्जा कम होती है, तो ऊर्जा कम स्थायित्व ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा तो स्थायित्व कम। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी है, ये अपना उत्पाद और ये रिएक्टेंट। तो हम कहते हैं कि जब ये अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा निकलती है, क्या होता है बेटा, यहाँ पर ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ऊर्जा निकलती है। तो जब ये अभिक्रिया हुई, यहाँ पर ऊर्जा निकली, अर्थात न्यूक्लियस की ऊर्जा कम है, तो न्यूक्लियस स्थायी होगा किससे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, उस अवस्था से न्यूक्लियस ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, यहाँ पर ऊर्जा
तो यहां से हमें ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा ऊर्जा निकलेगी तो स्थायित्व ज्यादा होगा। इस स्टेटमेंट बेटा गलत है। हम देखते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो जिस नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा होता है वो नाभिक ज्यादा स्थायी होता है, और जिस नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होता है वो कम स्थायी होता है। ठीक है, तो स्थायित्व किससे हमें पता चलता है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से। ठीक है, तो किसी नाभिक का, सुने ना, किसी नाभिक का स्थायित्व उसकी बंधन ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किस पर निर्भर करता है? परंतु बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पर निर्भर करता है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा, हम ऐसे कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा तो स्थायित्व ज्यादा है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा तो स्थायित्व ज्यादा। ठीक है, ऐसे। और अपने जो एलिमेंट होते हैं इनमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं जैसे मैं अपने हाथों से बनाता हूं, किससे बनाता हूं बेटा? अपने हाथों से। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का ग्राफ समझते चलना बेटा, ध्यान लगा के, मन लगा के। ये ए और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बेटा इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो सबसे ज्यादा होती है वो लगभग आयरन के लिए होती है। किसके लिए? आयरन के लिए। इधर ए है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 56, ठीक है। आयरन के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। रखना नहीं है इसको, बस याद रख सकते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसके लिए होती है बेटा? आयरन, जिसका ए कितना होता है? परमाणु भार, या हम कहें द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 56 होती है। ठीक है, ये परवलय नहीं है, इस टाइप का ग्राफ है ना, ऐसा कुछ, इधर कम और इधर ज्यादा, ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, स्थायित्व समानुपाती बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा अपॉन ए, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखना, सुनना ध्यान से, ये जो ग्राफ है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का, यही डिसाइड करता है कि नाभिकीय संलयन होगा या नाभिकीय विखंडन। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो बेटा ये जो ग्राफ है ना, इधर ए और इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यही ग्राफ डिसाइड करता है कि नाभिकीय विखंडन होना चाहिए या नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक बड़ा नाभिक खंडित हो जाता है, एक बड़ा नाभिक टूट कर दो छोटे छोटे नाभिक बना देता है, ठीक है, या एक बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है। संलयन में क्या होता है? कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, बरोबर ऐसा। तो जिनमें द्रव्यमान संख्या ज्यादा होती है, नाभिक बड़े होते हैं, उनमें विखंडन होता है, और जो नाभिक छोटे छोटे होते हैं उनमें संलयन होता है, फ्यूजन होता है, दो मिलकर एक बनते हैं। और ये इस ग्राफ से एक्सप्लेन होता है बेटा। ये ग्राफ हमें बताता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कि यही होना चाहिए। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा। देखो ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन? आयरन का, Fe। ए बराबर कितना अब तक? 56। ए बराबर कितना? 56। सुने ना, जोर से सुनना या गौर से सुनना। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर एक नाभिक है, दूसरा नाभिक इधर है, और तीसरा नाभिक इधर है। इसको हमने बोला x, इसको बोला y, और इसको बोला z। दुनिया में जो होना है वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए होना है। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन दिख रहा है आपको? x, y, z में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? कमेंट में बताओ, बताओ। एक्स लिखने वाले गौदुआ हैं, जेड लिखने वाले चीते हैं, जेड सही जवाब है। देखो, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम, बाई की और ज्यादा, जेड की और ज्यादा। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? जेड। तो जेड की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, तो जेड ज्यादा स्थायी है, जेड कैसा है बेटा? ज्यादा स्थायी। एक्स लिखने वाले गौदुआ, ठीक है, ग्राफ दिखा करो यार। अब हमने कहा कि रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि जेड ने टूट के बाई बनाया और एक्स बनाया, ऐसा रिएक्शन हुआ। जेड टूट के बाई बनाया, एक्स बनाया, तो सर ये क्या होगा? विखंडन। जेड टूट के दो छोटे छोटे नाभिक बनाए। बेटा छोटे नाभिक क्यों? यहाँ पर ए का मान कम, यहाँ पर ए का मान कम, आगे जाओगे ये बढ़ेगा। तो बड़ा नाभिक कौन है? जेड। बाई का ए जेड से कम होगा, ये देखो, और एक्स का ए सबसे कम होगा, ए कम है। परमाणु द्रव्यमान संख्या कम तो परमाणु छोटा, द्रव्यमान संख्या ज्यादा तो परमाणु मतलब नाभिक, द्रव्यमान संख्या ज्यादा तो नाभिक बड़ा। तो हमने कहा ऐसे रिएक्शन होना चाहिए क्या? हमने कहा देखो, जो भी रिएक्शन होती है वो सिर्फ किस लिए होती है? स्थायित्व पाने के लिए। क्या पाने के लिए? स्थायित्व पाने के लिए। हमने कहा जेड ज्यादा स्थायी था एक्स बाई से, तो जेड की मति ही मारी गई होगी, जेड की बुद्धि भ्रष्ट होगी, तभी वो जेड जो ज्यादा स्थायी है उससे टूट के कम स्थायी नाभिक बनाएगा। एक्स और बाई अस्थायी है जेड की तुलना में, सबसे ज्यादा स्थायी है जेड। अब जेड खुद स्थायी है, कोई स्थायित्व से अस्थायित्व पे क्यों जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए? हमने कहा देखो, ऐसा होना चाहिए कि एक्स और बाई मिलके जेड बना लें, तो मजा आ जाएगा क्या? हमने कहा एक्स बाई मिलके जेड बना रहे हैं जो कि ज्यादा स्थायी है, हमने इसमें तो मजा आ जाएगा। तो एक्स और जेड मिलके, एक्स प्लस बाई मिलके क्या बनाएंगे बेटा? जेड बनाएंगे। और इस अभिक्रिया में क्या निकलेगी बेटा? ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा। ये नाभिक, एक्स नाभिक बाई नाभिक मिलकर जेड बना रहे हैं, तो जो जेड बन रहा है वो एक्स वाई से ज्यादा स्थायी है, तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, स्थायित्व तो आ रहा है, बरोबर। तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, है ना। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, क्यों? स्थायित्व बढ़ रहा है, इसीलिए दो छोटे छोटे नाभिक हैं, स्थायित्व मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं जो ज्यादा स्थायी है। कैसा है? ज्यादा स्थायी है।
ठीक है। अब देखो बड़े नाभिक में हम बात करें, हमने इधर ले लिया ए, इधर ले लिया बी, इधर ले लिया सी, इधर ले लिया सी। अब हम कहें कि मान लीजिए बी और सी मिलके ए बनाए, बी एंड सी मिलके क्या बनाए बेटा, ए बनाए, तो ये अच्छी बात है क्या, बताओ यस और नो, ऐसा होना चाहिए, यस और नो कमेंट में लिखो बेटा, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस और नो, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट में लिखो बेटा, जल्दी से जल्दी से, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। बताओ भाई, आया क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो भाई साहब। नहीं होना चाहिए, क्यों, देखो ए की बंधन ऊर्जा कम है प्रति न्यूक्लियन, बी की ज्यादा है, सी की ज्यादा, सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, सी, तो सी की मत ही मारी जाएगी कि सी ए में कन्वर्ट होगा, अगर सी का बुद्धि खराब होगा तभी सी ए में बनेगा, मतलब ज्यादा स्थायी से कम स्थायी में बनेगा, तो ये रिएक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए बबुआ, ये रिएक्शन होनी चाहिए ऐसी कि ए टूट के, ए अस्थायी है, सबसे ज्यादा स्थायी है ए, तो ये टूट के बी और सी बन रहे हैं जो कि ए से ज्यादा स्थायी है, तो ए टूट कर बी प्लस सी बनेगा और इसमें क्या निकलेगी बेटा, ऊर्जा, क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। तो इसमें एक बड़ा नाभिक टूट गया, बड़ा क्यों, ए का मान जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु क्रमांक ए, परमाणु क्रमांक भी नहीं, द्रव्यमान संख्या ए सबसे ज्यादा किसके लिए है, ए के लिए, तो ए बड़ा है, वो टूट के बी सी बन रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं बेटा, नाभिकीय, नाभिकीय विखंडन, विखंडन, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में ऊर्जा निकलती है, इसमें भी ऊर्जा निकली, इसमें भी ऊर्जा निकली, तो हम कहते हैं इन अभिक्रियाओं में निकलने वाली ऊर्जा, नोट नोट, इन अभिक्रियाओं में निकलने वाली ऊर्जा, इन अभिक्रियाओं में निकलने वाली ऊर्जा, इन अभिक्रियाओं में निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, क्यों तुम क्या कहलाती हो, इन अभिक्रियाओं में निकलने वाली ऊर्जा, भूल गया मैं तो भूल गया, क्यू वैल्यू कहलाती है, इसको हिंदी में कहते हैं क्यू मान, क्या कहते हैं बेटा, क्यू मान। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, कि सर बंधन ऊर्जा और क्यू मान एक ही है, क्योंकि ये अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा ही आपने बोला था बंधन ऊर्जा, और अभिक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा को ही आप क्या कह रहे हैं, क्यू वैल्यू, इनका नहीं, डिफरेंस है दोनों में, ये बात सही है कि ना ये अभिक्रियाएं हो रही है ना, इनमें निकलने वाली ऊर्जा ही बंधन ऊर्जा है और वही क्यू वैल्यू है, लेकिन दोनों का सिग्निफिकेंस अलग है, दोनों का सिग्निफिकेंस अलग है बेटा, दोनों का महत्व अलग है। बंधन ऊर्जा कब होती है, जब न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एक नाभिक बनाते हैं, तब जो ऊर्जा निकलती है बंधन ऊर्जा, तब जो ऊर्जा निकलती है बंधन ऊर्जा, ठीक है। जैसे हमने कहा 10 प्रोटॉन मिले, 10 न्यूट्रॉन मिले, कैल्शियम बना डाला, नहीं 10 नहीं, 20 प्रोटॉन मिले, 20 न्यूट्रॉन मिले, 20 प्रोटॉन मिले, 20 न्यूट्रॉन मिले, कैल्शियम बना डाला, तो इस अभिक्रिया में जो ऊर्जा निकली वो बंधन ऊर्जा। अब हमने कहा कैल्शियम मिला, ऑक्सीजन मिला, कैल्शियम मिला, ऑक्सीजन मिला, दो नाभिक, कैल्शियम नाभिक है, ऑक्सीजन का नाभिक, ये दो मिलकर कुछ बना डाले, कुछ बना डाले, तो इस अभिक्रिया में जो ऊर्जा निकलेगी वो क्यू वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब दो नाभिक मिलते हैं, नाभिक मिलकर कुछ बनाते हैं, नाभिक टूट के कुछ बनाते हैं, तो जो ऊर्जा का चक्कर होता है, ऊर्जा का लेन देन होता है, वो क्या कहलाती है, क्यू वैल्यू, क्या कहलाती है, क्यू वैल्यू, ठीक है। बंधन ऊर्जा जब नाभिक खुद बनता है, किससे, न्यूक्लियन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनते हैं, तो बंधन ऊर्जा, ठीक है। अभिक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा, या कई बार ऐसा हो सकता है कि ऊर्जा में देनी पड़े, है ना, इन अभिक्रिया में निकलने वाली या दी जाने वाली ऊर्जा, निकलने वाली या दी जाने वाली, दी जाने वाली ऊर्जा, दी जाने वाली ऊर्जा क्यू वैल्यू कहलाती है ना। हो सकता है कोई रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, हमें ऊर्जा देनी पड़े, ऊर्जा देनी पड़े। निकल के लिए नहीं, सबसे ज्यादा आयरन के लिए होती है, लगभग दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, मैं इस पॉइंट बता रहा हूँ, कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, कहीं जगह आपको आयरन के लिए लिखा होता है, कई जगह निकल के लिए, है ना, तो इसका कोई महत्व नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं आयरन निकल के लिए बंधन ऊर्जाएं ज्यादा होती है, आयरन निकल के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा होती है, ठीक है, आयरन निकल के लिए बंधन ऊर्जाएं ज्यादा होती है, ठीक है, वो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो देखो अब अगली कहानी कि भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होकर स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, अभिक्रिया विखंडन कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, विखंडन। बड़ी द्रव्यमान संख्या छोटे छोटे दो में बन गया, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। हल्के नाभिक छोटे नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करते हैं, यह अभिक्रिया संलयन कहलाती है, संलयन, छोटे छोटे मिलकर बड़ा बना। मेन मोटिव ये है कि चाहे छोटे मिलकर बड़े बने या बड़ा टूट के छोटा बने, स्थायित्व बढ़ना चाहिए, स्थायित्व बढ़ना चाहिए बेटा, ठीक है। इन दोनों प्रकार की अभिक्रिया में क्रिया कारकों की तुलना में उत्पाद की ऊर्जा, उत्पाद अधिक स्थायी होते हैं, उत्पाद अधिक स्थायी होते हैं तथा क्यू वैल्यू का मान कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है, ठीक है। दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों की तुलना में, अभिकारकों की तुलना में उत्पाद अधिक स्थायी है, ऑब्वियसली बेटा उत्पाद स्थायी होंगे तभी तो रिएक्शन हो रही है, उत्पाद स्थायी होंगे तभी तो रिएक्शन हो रही है, तो क्यू मान कैसा होता है बेटा, धनात्मक। तो निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा, अगर अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रही है तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और दी जाने वाली ऊर्जा, दी जाने वाली ऊर्जा, दी जाने वाली ऊर्जा कैसे होती है, नेगेटिव। अगर हमने ऊर्जा दी है तो क्यू मान नेगेटिव, अगर ऊर्जा निकली है तो क्यू मान पॉजिटिव, क्यू मान पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा अभिक्रिया की क्यू वैल्यू, तो अभिक्रिया की वैल्यू, क्यू वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो उस समय ली जाने वाली ऊर्जा या दी जाने वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू, है ना, लिख दिया परिभाषा। जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो उसमें निकलने वाली ऊर्जा या दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा, क्यू वैल्यू कहलाती है।
दीदी दीदी गर्मा गर्म पानी चाहिए। हाँ हाँ, कुछ कहना चाहते हो? कह लो। हम्म, हम्म। तो क्यू वैल्यू देखो अपन कैसे लिख सकते हैं। हमने कहा एक्स प्लस वाई मिलकर का जेड बनाए, या चलो ऐसे, एक नाभिक था ए, एक था बी, मिलके का बनाए रहे सी, बनाए रहे डी, बनाए रहे सी, बनाए रहे डी, बनाए रहे। ठीक है, इसमें ऊर्जा निकली, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्यू मान। क्या कहते हैं बेटा? क्यू मान। सुने ना, इसका द्रव्यमान हम बोले रहे एम एक्स, इसका द्रव्यमान एम एक्स क्यों पगले, एम ए, इसका द्रव्यमान एम बी, अरे यार तो आदमी हो यार तुम। इसका द्रव्यमान एम सी, इसका द्रव्यमान एम डी, एम डी। ठीक है ऐसे। तो क्यू वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? इनकी ऊर्जा कितनी? तो इनकी ऊर्जा एम ए इंटू सी स्क्वायर प्लस इनकी, इसकी ऊर्जा कितनी? एम बी इंटू, अरे भैया किसी का द्रव्यमान अगर एम है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी? एम इंटू सी स्क्वायर। मेरा द्रव्यमान एम है तो मेरे पास द्रव्यमान के पास ऊर्जा होती है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है, ऊर्जा द्रव्यमान में। अगर द्रव्यमान एम है तो ऊर्जा एम इंटू सी स्क्वायर, ये रिएक्टेंट की ऊर्जा माइनस एम डी इंटू सी स्क्वायर, ये उत्पाद की ऊर्जा, ये उत्पाद की ऊर्जा। इनका डिफरेंस का कहलाता है क्यू वैल्यू। देखो सूत्र भी एक ही जैसा आता है बंधन ऊर्जा का और क्यू वैल्यू का, लेकिन दोनों के सिग्निफिकेंस अलग अलग है। तो क्यू वैल्यू को बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्यू वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी प्लस एम डी, और इसमें से सी स्क्वायर को काटो बच्चा, कॉमन निकाल लो, कॉमन सी स्क्वायर को काटो बच्चा, कॉमन निकाल लो, दोनों सब निकाल लिया। ठीक है, तो क्यू वैल्यू क्या हो गया? एक द्रव्यमानों का अंतर डेल्टा एम इंटू सी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सी तो सी हो वैसे है ना, ये डेल्टा एम क्या हो गया? द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी। अगेन क्यू वैल्यू भी क्या हुआ? द्रव्यमान क्षति इंटू सी स्क्वायर, द्रव्यमान शक्ति इंटू सी स्क्वायर। ओके, इस एम को बेटा ना मैं छोटा एम लिखता हूँ। अब हर जगह बड़ा लिख चुके हो मास्टर, हर जगह बड़ा लिख चुके हो, छोटा कैसे करोगे? हम कर देंगे, कर देंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे। आओ, अच्छा ये एम किसका द्रव्यमान होगा? एम किसका द्रव्यमान है? नाभिक का या परमाणु का? कमेंट में बताओ। एम किसका द्रव्यमान होना चाहिए? नाभिक का या परमाणु का? कई बार बेटा इसके भी इस पर बेस्ट भी सवाल आ जाते हैं कि एम कौन सा द्रव्यमान है, नाभिकीय द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान? एम कौन सा द्रव्यमान होना चाहिए बताओ कमेंट में। ये एम ए, एम बी, ये एम सी, ये एम सी, छोटा एम ए, एम बी, एम सी, एम डी, ये किसका द्रव्यमान होना चाहिए? एम, जल्दी बताओ भाई किसका द्रव्यमान होना चाहिए? नाभिक का। हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? नाभिक पढ़ रहे हैं, तो ये नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। यहाँ पर एम क्या है? एम है नाभिकीय द्रव्यमान, नाभिकीय द्रव्यमान। इसको अंग्रेजी में क्या कहा? वैसे न्यूक्लियर मास। अगर मान लीजिए कभी नाभिकीय द्रव्यमान नहीं दिया है, परमाणु का द्रव्यमान दिया है, सवाल हम कर रहे थे, सवाल हमने पढ़ा, उसमें नाभिक का द्रव्यमान ही नहीं दिया था, नाभिकीय द्रव्यमान नहीं दिया था, परमाणु का द्रव्यमान दिया था, तो फिर क्या करोगे? कहां से लाओगे परमाणु नाभिक का द्रव्यमान? तो नाभिक और परमाणु में किसका अंतर होता है? हमने कहा कि परमाणु में से हटा दो क्या? इलेक्ट्रॉन। परमाणु में से इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या बचेगा? नाभिक। बिल्कुल सही बोला है मास्टर तू, मास्टर तू एकदम सही कह रहा है कि परमाणु में से अगर हम इलेक्ट्रॉन हटा देगा, परमाणु में से अगर हम इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो नाभिक ही तो बचेगा। तो न्यूक्लियर द्रव्यमान है ना, नाभिकीय द्रव्यमान, नाभिकीय द्रव्यमान इज इक्वल टू परमाणु, परमाणु द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान। ठीक है ऐसा। तो नाभिकीय द्रव्यमान मैंने लिखा छोटा एम, कैपिटल एम परमाणु का द्रव्यमान माइनस जेड एम ई। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी नाभिक में? जेड, जेड एम ई। सही बात है, सही बात। कैपिटल एम परमाणु द्रव्यमान। सर कैपिटल एम क्यों लिखा? परमाणु द्रव्यमान। हमने कहा द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? नाभिक का या परमाणु का? सर नाभिक का द्रव्यमान कम होगा, परमाणु का ज्यादा होगा। तो परमाणु का द्रव्यमान ज्यादा, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान हमने बड़े एम से प्रदर्शित किया। नाभिक का द्रव्यमान कम होगा परमाणु की तुलना में, इसलिए हमने नाभिक का द्रव्यमान एम से प्रदर्शित किया, छोटे एम से। ठीक है, ये हमने किया है। एग्जाम में हो सकता है कुछ और नाम लिख दे, है ना, तो ये मैंने माना हुआ है। स्मॉल एम नाभिकीय द्रव्यमान, स्मॉल एम नाभिकीय द्रव्यमान, और बड़का एम क्या है? बड़का एम क्या है? एटॉमिक मास, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु। कई बार बेटा हम इसको नेग्लेक्ट वैसे कर देते हैं, है ना, कई बार अगर दिया ना हो, जरूरत ना हो बेटा, तो हम नाभिक का द्रव्यमान लगभग बराबर परमाणु का द्रव्यमान ले सकते हैं, अगर सवाल में जरूरत नहीं है तो। क्यों? हमने कहा देखो नाभिक में कौन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है मास्टर। परमाणु में क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चिकनी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ऐसे। तो हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, कई बार ये वाला टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में, नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होते हैं बहुत कम होते हैं। चलिए, तो ये तो क्यू वैल्यू हो गई, क्यू वैल्यू का सूत्र हो गया। अब देखो बेटा क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू नाभिकों की, नाभिकों की बंधन ऊर्जा के पदों में, बंधन ऊर्जा के पदों में, बंधन ऊर्जा के पदों में। क्यू वैल्यू किसके पदों में भाई साहब? बंधन ऊर्जा के पदों में भाई साहब। तो आप ये बताओ बंधन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? बंधन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? उत्पाद की या अभिकारक? सो तो दिमाग लगाओ। देखो जो ज्यादा स्थायी उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा। ठंडा क्या है?
जो ज्यादा स्थायी होगा उसको तोड़ना मुश्किल, तो उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा, क्योंकि बंधन ऊर्जा की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि किसी नाभिक को तोड़ने के लिए, किसी नाभिक को उसके अवयवों में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो बंधन ऊर्जा। तो जो ज्यादा स्थायी होगा उसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो जो ज्यादा स्थायी उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा। बिल्कुल सही बात, प्रोडक्ट की बंधन ऊर्जा ज्यादा, क्योंकि ये दोनों मिलकर बना रहे हैं तो ये ज्यादा स्थायी होंगे, ये ज्यादा स्थायी होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ज्यादा स्थायी होते हैं। अरे भाई प्रोडक्ट अगर स्थायी नहीं हो ना तो रिएक्शन ही ना हो, तो प्रोडक्ट ज्यादा स्थायी होते हैं। अतः अतः प्रोडक्ट की, उत्पाद की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कैसी हो वैसे ज्यादा हो वैसे। गिलास है, एक गिलास होती, भयंकर ताता पानी। आओ आओ, तो हम क्या से लिखेंगे, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ज्यादा होगी, प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए भैया, समझ के देखना कि क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी है तेरी की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी। बहुत बुरा हंसने लगे हो तुम बहुत बुरा हंसने लगे हो, इसी दिन ना मार खाओगे घर पर तुम। क्यों अमित, आओ आओ, देखो भाई साहब, समझ गए प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक मित्र पूछ रहे हैं कि सर आप गर्म पानी क्यों पीते हैं, किडनी में दिक्कत हो जाएगी। बेटा गर्म पानी नहीं पिएंगे तो गले में दिक्कत हो जाएगी, मास्टरों को गर्म पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो गला गड़बड़ हो जाएगा बेटा। अब तो बेटा 4-6 लेक्चर बचे हैं ऋषभ। आओ ऐसा अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख लें कि बाइंडिंग एनर्जी सामान्यतः ये क्यू वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंट नोट कि क्यू वैल्यू सामान्यतः प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है बेटा, इन जनरल क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये सामान्यतः रेस्ट में होते हैं। उसके बाद सी बनता है, डी बनता है, सी बनता है, डी बनता है, तो ये सी डी भागने लगते हैं, इसके पास गतिज ऊर्जा हो जाती है, वी सी वी डी कह देते हैं, वी डी कह देते हैं। ठीक है, तो जो क्यू वैल्यू है प्लस ऊर्जा है ना, यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है, तो जो क्यू वैल्यू है वो इन जनरल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं हाफ, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी ना। ये इन जनरल विराम में होते हैं, नाभिक रखा रखा हटता है या नाभिक रखा रखा विखंडित होता है, संलित होता है ना, इन जनरल। अब मान लीजिए ये विराम में नहीं हो, अगर ये विराम में नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये विराम में नहीं है, यदि रिएक्टेंट अभिकारक विराम में ना हो, अभिकारक विराम में ना हो तो क्या जाएगा, मतलब कुछ नहीं आ जाएगा। हमने कहा ए चल रहा है वी ए से प्लस बी चल रहा है किससे, वी बी से, बना क्या, सी चल रहा है वी सी चाल से प्लस डी चल रहा है वी डी चाल से। तो ये क्यू वैल्यू जो होगी, क्यू वैल्यू ये बराबर होगी किसके, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का, माइनस काइनेटिक एनर्जी किसका, रिएक्टेंट का। लेकिन सामान्यतः रिएक्टेंट बेटा रखे हुए होते हैं, अगर नहीं रखे चल रहे हैं तो क्यू वैल्यू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। अब देखो सवाल, सवाल बढ़िया सवाल, कैसे लल्लू पंडू नहीं, लल्लू पंडू बढ़िया सवाल। रेडियो सक्रियता क्या, अल्फा बीटा डी कहाँ चला गया भाई, चलो हम अभी आएंगे। एक सवाल बेटा, बढ़िया सवाल है ना, मतलब बढ़िया नहीं, ठीक सवाल है, आईएमपी सवाल है, नोट्स में जरूर लिखना है इसको। देखो सवाल कठिन नहीं होते, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री का उपयोग करवा लेते हैं, थोड़ी बहुत किसका उपयोग करवा लेते हैं, केमिस्ट्री का। सवाल है एक नाभिकीय भट्टी में यूरेनियम 235 है ना, यूरेनियम 235 का 1 ग्राम मंद न्यूट्रॉनों द्वारा 24 घंटे में विखंडन होता है। मान लीजिए कि संपूर्ण अभिक्रिया में क्रिप्टॉन तथा बेरियम उत्पाद बनते हैं और कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ठीक है, तो संपूर्ण अभिक्रिया लिखिए, उत्पन्न ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा में कीजिए, संपूर्ण अभिक्रिया लिखिए। तो भाई साहब है क्या, है ना, सॉल्यूशन अभिक्रिया लिखना है। तो होता क्या है भाई साहब, यूरेनियम 235, ठीक है, इधर कितना होता है 92, इधर कितना होता है 92। तो ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन आया, इससे टकराया, न्यूट्रॉन आया और इससे टकराया, तब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन आया, इससे टकराया, तब ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब बना क्या है, क्रिप्टॉन बना है।
क्रिप्टॉन कितना 92 35 प्लस इधर का बना है बेरियम, बेरियम ही पढ़ते हैं ना, 56 56 141 अब बैलेंस करो भाई, जेड और ये को बैलेंस करो, क्या डिफरेंस बच रहा है 141। आई थिंक यहाँ पर एक क्रिप्टॉन 35 होता है कि 36 होना चाहिए, क्रिप्टॉन 36 होता है ना भाई, यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकलना चाहिए, देखते हैं बैलेंस 3 न्यूट्रॉन निकलना चाहिए, ये आई थिंक ये 35 नहीं होता, क्रिप्टॉन 36 होता है। ही नी अड़कर जीने से रपटी, ही नी अड़कर जीने से रपटी है ना, तो क्या बोलते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस है। अरे जल्दी बोलो भाई 36 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये 36 होता है। तुम गलत लिखे हो हैं, तुम गलत लिखोगे तो हम गलत कर देंगे। चलो बैलेंस करो, 56 36 92 न्यूट्रॉन में होता ही नहीं है प्रोटॉन, ठीक है। जेड बैलेंस हो गया भाई साहब, जेड बैलेंस हो गया सर, हो गया ना, न्यूट्रॉन है 0 होता है इधर 0 1 अब इधर मैच करो 141 प्लस 92 141 अपॉन ऐड तेरी 92 कितना हुआ 3 3 3 3 3 3 233 233 233 हो रहा है, और ये की है 234, तो ये देखो 200 ये 36 है, ये 36 है, इधर हो रहा है 233, तो 3 न्यूट्रॉन निकलने चाहिए। कितने 3 न्यूट्रॉन निकलने चाहिए, कितने न्यूट्रॉन निकलने चाहिए बेटा 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन बेटा वो 89 तो कम ज्यादा हो जाता है ऊपर वाला, नहीं बेटा ये कम ज्यादा हो जाते हैं ना, इसके चक्कर मत पड़ना कि ये दिया है वो सही है ना, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 234 भी होता है, 235 भी होता है, 235 भी होता है यूरेनियम, ठीक है, 238 भी होता है ना, तो ये तो सही दिया, सही मत कर देना तुम कि एग्जाम में आए वो एग्जाम में गलत लिख दिया, एग्जाम में गलत लिख दिया, ऐसे मत सोच लेना। अनुराग मिश्रा कह रहे हैं सर यू आर नो मी, बेटा आई आर नो यू वेल वेरी, यू ब्लेज लिव इन मी ब्लेज देयर इंडिया इन ब्लेज डिस्ट्रिक्ट नियर ब्लेज मी, यस ठीक है। अब तो ये हो सकते हैं ऐसे, अब ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई, प्लस यहाँ पर क्या निकलेगी ऊर्जा निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा ऊर्जा, बरोबर। 1 ग्राम मंद न्यूट्रॉनों विखंडित किया जाता है, तो अब देखो सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कितनी ऊर्जा, तो हमारे पास देखो कितने न्यूट्रॉन है उतनी अभिक्रिया हो जाएंगी, देखो एक अभिक्रिया में कितना न्यूट्रॉन लग गया, 1 न्यूट्रॉन लग रहा है, ठीक है, और ये मंद न्यूट्रॉन होना चाहिए है ना, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन नहीं, ये अभिक्रिया के लिए बेटा एक मंद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए बेटा स्लो मूविंग, धीमे चलने वाला न्यूट्रॉन। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होगा तो वो टकरा नहीं पाएगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होगा तो वो टकरा नहीं पाएगा। ये बालक कह रहा है कि सर इंग्लिश बहुत बढ़िया बोली, भाई वो भी तो ऐसे ही बोला था, जैसा बोला था वैसे आती है न्यूट्रॉन। आओ ध्यान दो, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो हमारे एक अभिक्रिया में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि एक रिएक्शन में एक न्यूट्रॉन लगता है, न्यूट्रॉन लगता है, एक न्यूट्रॉन लगता है, अतः जितने न्यूट्रॉन होंगे, थैंक यू दीदी, लो बच्चों चाय पी लो, चाय गरम गरम चाय पी लो, चाय पी लो, चाय, अतः जितने न्यूट्रॉन होंगे उतनी ही रिएक्शंस होंगी। बताओ कितने न्यूट्रॉन है, क्या है नहीं बता रहे, अच्छा कल 14 नंबर है, कल बच्चा डे है, ओके। आप सभी को एडवांस में बच्चा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चलिए ठीक है, ऐसा तेरी, अब सुनो 24 घंटे में खंडित होता है। अब देखो एक अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो देखो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 ग्राम न्यूट्रॉन है, तो 1 ग्राम न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या बताओ जरा कमेंट में, जल्दी बताना भाई साहब लेट आ रहे हैं। 1 ग्राम न्यूट्रॉन्स में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सर कल छुट्टी भी दे दो बेटा, मेरे तरफ से तुम्हारी कल छुट्टी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा कल तुम्हें, ठीक खुश हैप्पी, मैं बच्चों का कभी दिल नहीं दुखाता, आपने कहा कि सर छुट्टी दे दो, लो छुट्टी, मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, आज हैप्पी ना, जल्दी बोलो, अरे इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो, 1 ग्राम में है ना, हम मोल निकाल लेते हैं, मोल बराबर क्या होगा द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना 1 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना होगा वैसे न्यूट्रॉन का 1 ग्राम, ओ माय गॉड बता नहीं रहे हो, 1 ग्राम ही ले लो, नहीं नहीं 1 ग्राम, ठीक है। हम कहाँ निकाले हैं, हम खुद ही संपर्क नहीं बैठे, हम कहाँ निकाले, चलो जो निकाले सही निकालेंगे। तो मोल कितना आ गया भाई साहब, मोल आ गया है 1, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी Na इंटू मोल, तो कितनी होगी Na, बात क्लियर है ना, मैंने सही लिखा ना, सही लिखा तो कमेंट में सवाल लिखो बेटा। मैंने ये कहा है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा कल, मैंने अपनी तरफ से मेरी क्लास की छुट्टी दी है, फिजिक्स की छुट्टी दी है, और मैंने मेरे हाथ में तो मेरे विषय होगा ना भाई, मेरे हाथ में मेरा ही विषय होगा ना, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। चलो आपके बैच में, चलिए अगर मैंने सही लिखा तो कमेंट में सवाल लिखो, आप केमिस्ट्री वाले हो कैसा कर रहे हो, कल तो पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखो तो रिएक्शन कितनी हो जाएंगी Na, ठीक है। अब हम लिखते हैं एक रिएक्शन में निकली ऊर्जा, एक रिएक्शन में निकली ऊर्जा, एक रिएक्शन में निकली ऊर्जा, तो हम कहेंगे Q वैल्यू इज इक्वल टू मास डिफेक्ट डेल्टा M इनटू C स्क्वायर। अब मास डिफेक्ट निकाल लो बेटा, सबके मास आपको दिए गए हैं,
ठीक है, सबके मास आपको दिए गए हैं, तो मास डिफेक्ट आप कैसे लिखेंगे? तो क्यू जैसे हम मास डिफेक्ट लिखें डेल्टा एम, तो एम ए मास किसका? रिएक्टेंट का, टेंट का माइनस मास किसका? प्रोडक्ट का, मास किसका? प्रोडक्ट का, मास किसका? रिएक्टेंट का माइनस मास किसका? प्रोडक्ट का। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू रिएक्टेंट में क्या है? तो मास किसका? न्यूट्रॉन का, है ना, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्लस मास किसका? यूरेनियम का, मास किसका? यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का, माइनस मास किसका? प्रोडक्ट में क्या क्या है? मास किसका? क्रिप्टॉन का, प्लस मास किसका? बेरियम का, प्लस मास किसका? 3 न्यूट्रॉन का, प्लस मास किसका? 3 न्यूट्रॉन का। तो डेल्टा एम आ गया। तो बेटा यहाँ से डेल्टा एम का मान रख के सी का मान रख के अपन क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें क्यू का मान मिल गया, क्यू का मान मिल गया। क्यू क्या है? एक रिएक्शन में निकली ऊर्जा, ये आपको मान निकालना होगा बेटा, एक रिएक्शन में निकली ऊर्जा। तो हम कहेंगे कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी होगी? तो हम कहेंगे सर कुल ऊर्जा होगी नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन इनटू एक रिएक्शन की ऊर्जा, एक रिएक्शन की ऊर्जा है। तो एनर्जी टोटल, एनर्जी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी बेटा? एन है, और एक रिएक्शन की ऊर्जा क्यू। तो ये अपन को एनर्जी टोटल मिल गई, एनर्जी टोटल मिल गई, खत्म। अभिक्रिया में तो संपूर्ण अभिक्रिया लिख दी, अब अभिक्रिया लिख दी, संपूर्ण उत्पन्न ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में। तो बेटा यहाँ से अपन जो एनर्जी निकाले होंगे ना, ये मेव में आएगी, किसमें आएगी? मेव, मेव, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, एन ए इंटू क्यू इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एक इसमें आगे जूल में, एनर्जी टोटल, एनर्जी टोटल। अब हमें ऊर्जा किसमें जोई थी? किलोवाट घंटा में। तो 1 KWH, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा? मैं इधर लिख देता हूँ, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू वॉट इंटू घंटा, मतलब 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो 1 kWh, 1 kWh इज इक्वल टू कितना हो गया? 36 गुणा 10 की घात 5 वॉट सेकंड। वॉट सेकंड किसकी इकाई हो? वैसे जूल। तो 1 kWh इज इक्वल टू 36 गुणा 10 की घात 5, 36 गुणा 10 की घात 5 इंटू जूल। तो यहाँ से 1 जूल इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा डिवाइडेड बाय 36 गुणा 10 की घात 5। कैलकुलेट पीयूष बेटा, कैलकुलेशन आप करोगे। अब जोड़ना, गुणा करना, भाग करना आता है ना। सर दिल्ली जाओ, संसद आप पार्टी नहीं दे रहे। सर दिल्ली जाओ, संसद आप पार्टी नहीं दे रहे। क्या लिखना चाहते हो बेटा? संसद आप पार्टी नहीं दे रहे। हाँ, तमजीद अंसारी, सर आप कल मंजिल में ऐसे बेटा, हम घर में बैठे हुए थे, मोबाइल उठाया, हम यूट्यूब खुल गया, उसमें लेक्चर आ रहा था केमिस्ट्री का, जादू सर का। तो मैं ऐसे देखे, मेरा फोन ही लगाया जाए, है ना। ऐसे हम केमिस्ट्री पढ़ के क्या करेगा? केमिस्ट्री पढ़ के हम क्या करेगा? ऐसे होता नहीं है कि फोन उठाए, अभी भी जैसे अभी फोन उठाऊंगा, यूट्यूब खोलूंगा, तो आज भी कोई लेक्चर चल ही रहा होगा। तो हमने कहा मुझे याद आ रही थी आप लोगों की, तो हमने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं ऐसा। चलिए, तो यहाँ पर 1 जूल की जगह अपन ये मान रख देंगे। तो अंततः बेटा ये वाला मान कितना आ जाएगा किलोवाट घंटा में? एन ए इंटू क्यू, इनके मान निकालना है भाई साहब, इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1 जूल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट घंटा डिवाइडेड बाय 36 गुणा 10 की घात 5, ऐसा। ठीक है, ये आंसर आएगा। एन ए का क्यू का मान आपको निकालना होगा। ठीक है, तो आपको तरीका पता होना चाहिए, वैसे तरीका पता होना चाहिए। अब देखो अगला सवाल, ये हमने सॉल्व करके भी रखा है, वैसे ही सवाल है 2000। हम पहले इसको कॉपी कर देता है सॉल्यूशन, जैसे मैंने बोला ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना। आपको बोला था मैंने कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगी? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगी? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो आपको मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। अब देखो कितनी बुरी बुरी वैल्यू, कितनी बुरी बुरी कैलकुलेशन है। तो बेटा यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन लिखी हुई है, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन बेटा यहाँ पर हमने लिखी हुई है कि ये उतना, इसका मान इतना। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, कैलकुलेशन बस लिखी हुई है कि गुणा भाग करके कितना आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, देखो है क्या कि 200 मेगावाट क्षमता वाली नाभिकीय भट्टी में एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इस प्रकार दी जाती है कि 1H2 + 1H2 = 2H4। यदि भट्टी में एक अभिक्रिया में प्रयुक्त ऊर्जा 25% दक्षता के साथ काम में ली जाती है, तो प्रतिदिन कितने ग्राम ड्यूटेरियम की आवश्यकता होगी? प्रतिदिन कितने ग्राम ड्यूटेरियम की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से समझना, ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये लिखा हुआ है आगे, आगे लिखा हुआ है। हम समझा तो दें, नहीं ऐसे लिख के थोड़ी ना समझ में आएगा। सॉल्यूशन लिख के दे दिया हो गया ना बाबा ना, ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना, हल हल। तो हम कहेंगे माना, माना एक अभिक्रिया में, एक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में निकली ऊर्जा, निकली ऊर्जा, इसमें माना का क्या है? कुछ नहीं, एक अभिक्रिया में निकली ऊर्जा क्यू है, कितनी है? क्यू। अब इसमें काम की ऊर्जा, काम की ऊर्जा, सर पूरी की पूरी काम की होगी? हम कहेंगे नहीं, काम की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 25% ऑफ क्यू। दक्षता 25% है, मतलब जो ऊर्जा निकल रही है उसका 25% उपयोग कर पा रहे हैं। दक्षता किसी की 100% नहीं होती है। जैसे अपन गैस पे भी ना कुछ खाना वाना बनाते हैं ना, तो गैस की भी ना कुछ ऊष्मा तो इधर उधर अगल बगल चली जाती है। देखो हमने गैस जलाई, भगोना रखा, हाँ गैस के आसपास की चीजें गर्म हो गई, तो गैस जो जल रही है तो पूरी ऊर्जा भगोना को नहीं मिल रही है, कुछ ऊर्जा से गैस गर्म हो गई, कुछ ऊर्जा आसपास वातावरण में भी चली गई। ठीक है ऐसा। तो बेसिकली काम की ऊर्जा कितनी आ गई बेटा? Q/4। काम की ऊर्जा बेटा Q/4। ठीक है, अब हमने कहा कुल ऊर्जा, कुल काम की ऊर्जा, कुल काम की ऊर्जा। तो कुल काम की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो हम कहेंगे एक रिएक्शन में, एक रिएक्शन में काम की ऊर्जा, काम की ऊर्जा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिएक्शन। वाह मास्टर वाह। तो एक रिएक्शन में काम की ऊर्जा कितनी? Q/4 इंटू नंबर ऑफ रिएक्शन हमने मान ली n। अब हमें नंबर ऑफ रिएक्शंस निकालने होंगे कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ रिएक्शंस, कितनी रिएक्शंस हो पाएंगी। तो 200 मेगावाट क्षमता वाली नाभिकीय भट्टी में है
कितने ग्राम ड्यूटेरियम चाहिए। ओ माय गॉड। तो अभी नाभिकीय अभिक्रिया अपन कैसे निकालेंगे, हमें देखो इतनी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा वाट में है, तो इसका मतलब हो गया 200 × 10⁶ जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, मतलब हमें 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा चाहिए, ठीक है। और हमें कितने दिन रिएक्शन, कब तक रिएक्शन करानी है, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन में कितनी ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान देना बेटा, ये सवाल भी अच्छा है, लिखना नोट्स में। नंबर ऑफ रिएक्शंस अपन कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे, कौन कहेगा, हम कहेंगे, ठीक है। 1 सेकंड में आवश्यक ऊर्जा, एक रिएक्टर चलाने के लिए, रिएक्टर मतलब नाभिकीय भट्टी, रिएक्टर मशीन मान लो, ऐसे यंत्र, संयंत्र, रिएक्टर चलाने के लिए 1 सेकंड, 1 सेकंड में आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा कितनी है, 200, 200 × 10⁻, 200 मेगावाट, 200 × 10⁶ जूल, 200 मेगावाट था, मेगावाट का मतलब क्या हुआ, 200 × 10⁻6 जूल प्रति सेकंड, प्रति सेकंड हमें इतनी ऊर्जा चाहिए, प्रति सेकंड हमें इतनी ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो हम कहें रिएक्टर चलाने के लिए 1 दिन में, 1 दिन में आवश्यक ऊर्जा, तो हम कहेंगे 1 सेकंड में ऊर्जा इतनी चाहिए, 1 सेकंड में ऊर्जा बेटा इतनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 1 डे, मल्टीप्लाइड बाय 1 डे, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया बेटा, 1 डे हो गया, ठीक है। अरे ध्यान से नहीं सुन रहे हो तुम, डू यू वांट मार्क 1 डे, तो 1 डे का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 200 × 10⁶ × 24 × 3600, 3600 इतनी ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टर चलाने के लिए एनर्जी टोटल, ठीक है, एनर्जी टोटल कितनी चाहिए रिएक्टर चलाने के लिए, इतनी एनर्जी चाहिए, रिएक्टर चलाने के लिए हमें इतनी ऊर्जा चाहिए, ठीक है। और हमें जो ऊर्जा मिल रही है, जो एनर्जी टोटल हमने निकाला है ना, टोटल एनर्जी जो हमने निकाला है, जो हमें रिएक्टर से मिल रही है काम की ऊर्जा, वो कितना है, Q/4 × N, तो एनर्जी टोटल कितना है, Q/4 × नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस तो कितना, चलो लिखा रहने दो ऐसे ही, 24 × 3600, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 200 × 10⁻6 × 24 × 3600 × 4 डिवाइडेड बाय q, डिवाइड बाय q, q का मान अपन निकाल लेते हैं, वही q वैल्यू, डेल्टा m × c² से, डेल्टा, तो इतनी रिएक्शन हमें चाहिए, इतनी रिएक्शन हमें चाहिए, तो इतनी रिएक्शन होने के लिए कितने ड्यूटेरियम लगेंगे, ड्यूटेरियम ही पूछे ना, इतनी रिएक्शन हमें चाहिए, ठीक है। तो n रिएक्शन चाहिए बेटा, q का वैल्यू हमें पता है, q का वैल्यू अपन निकाल लेंगे, मास दिया है, q का वैल्यू कितना, डेल्टा m × c², ठीक है। अब हमें n मिल गया, क्या मिल गया, n। अब सुनो, तो कितनी रिएक्शन करानी है, इतनी, तो n रिएक्शन के लिए, n रिएक्शन के लिए आवश्यक, आवश्यक n रिएक्शन के लिए आवश्यक ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन, n रिएक्शन के लिए आवश्यक ड्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, आवश्यक ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा, n इंटू एक रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए आवश्यक द्रव्यमान, आवश्यक द्रव्यमान। मीन्स में नहीं, ये टॉपिक एडवांस में भी है बेटा, है ना, ऐसे बड़े सवाल एडवांस में पूछे जा सकते हैं, मीन्स में पूछ सकते हैं। तो n इंटू एक रिएक्शन के लिए आवश्यक द्रव्यमान, अब देखो एक रिएक्शन के लिए कितना द्रव्यमान लग रहा है, एक रिएक्शन के लिए कितना द्रव्यमान लग रहा है, अरे तेरी की, तो एक रिएक्शन में 2 ड्यूटेरियम लग रहे हैं, एक रिएक्शन में 2 ड्यूटेरियम लग रहे हैं, ठीक है, और इनका द्रव्यमान अपन को दिया हुआ है, मैं जरूरत पड़ेगी क्या, यस। तो एक रिएक्शन में अपन लिखेंगे n इंटू 2 इंटू मास ऑफ ड्यूटेरियम, इतना द्रव्यमान लगेगा, बस इतना द्रव्यमान लगेगा, खत्म बात, बात खत्म, ठीक है। n रिएक्शन के लिए आवश्यक द्रव्यमान, ठीक है, तो ये तो एक रिएक्शन के लिए आवश्यक द्रव्यमान है, और ये नंबर ऑफ रिएक्शन है, नंबर ऑफ रिएक्शन ये आपको दिया है ना, इसका मान आपको दिया है, दिया है, नंबर ऑफ रिएक्शन हमने ज्ञात कर ली है, कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। q वैल्यू डेल्टा m × c², अब q वैल्यू अगर आप यहाँ निकालना चाहें तो q वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, q वैल्यू कितनी होगी इस रिएक्शन की, q वैल्यू इक्वल टू डेल्टा m × c², तो q वैल्यू इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितना है 212, मास किसका, ड्यूट्रॉन का, माइनस मास किसका, हीलियम का, इंटू c², ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, समझ गए बेटा बात को, है ना। तो कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है, इसका भी मास आपको दिया गया, इसका भी मास आपको दिया गया, ठीक है। कितने ग्राम ड्यूटेरियम चाहिए भैया, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो किसमें आएगा, AMU में, ठीक है, इसका मान अपन किसमें रख रहे हैं, ये AMU एटॉमिक यूनिट में आएगा, फिर एटॉमिक यूनिट को आप किसमें बदल लोगे, ग्राम में, एटॉमिक यूनिट को आप किसमें बदलोगे बेटा, ग्राम में बदल लो, ग्राम में, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, है ना, नाभिकीय साइन लाइन में उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा Q का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है, डेल्टा Q का वैल्यू, ठीक है, इतना आया, ठीक है, ये डेल्टा Q की वैल्यू है, कैलकुलेट होने के बाद दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, सॉरी Q वैल्यू, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये कैलकुलेशन लिखा हुआ जो मैंने समझाया उसी कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए प्रयुक्त प्रभावी ऊर्जा 25% है, 25%, तो इसका 25% निकाला और इलेक्ट्रॉन का मान रख दिया, तो ये जूल में आ गया, ये जूल में आ गया, ये क्या होगा, एक रिएक्शन में काम की ऊर्जा, काम की ऊर्जा, एक रिएक्शन में काम की ऊर्जा, ठीक है, इतनी आ गई कैलकुलेट हो गई, 2 ड्यूटेरियम लग रहे हैं, ठीक है, कितने ड्यूटेरियम लग रहे हैं, 2 ड्यूटेरियम, ठीक है। तो एक ड्यूटेरियम में अब इनकी कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है, आप वैसे कैलकुलेशन करना जैसे मैंने बताया, ये वही आ गया 210 है ना, एक दिन में इतने सेकंड होते हैं ना, इस तरीके से, बरोबर, 2 ग्राम ड्यूटेरियम तथा आवश्यक ड्यूटेरियम की मात्रा, इन्होंने कैलकुलेशन किया थोड़ी अपने तरीके से की होगी, अलग तरीके से, ठीक है, हमने अपने तरीके से कर ली, समझ में आई कि नहीं ये बात। देखो एक रिएक्शन में हमने नंबर ऑफ रिएक्शन निकाल ली, मेन चीज यही है n, तो एक रिएक्शन में कितने ड्यूटेरियम लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, तो n इंटू एक रिएक्शन के लिए आवश्यक द्रव्यमान, तो आवश्यक द्रव्यमान एक रिएक्शन के लिए कितना, 2 इंटू मास ऑफ, ठीक है, ये हम कहें टोटल कितने ड्यूटेरियम लगेंगे, तो हम रिएक्शन कितनी हो रही है n, रिएक्शन कितनी हो रही है n,
रिएक्शन कितनी हो रही है n, और एक रिएक्शन में कितने लग रहे हैं 2, 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो ये टोटल न्यूट्रॉन की संख्या है, कितने न्यूट्रॉन लगेंगे, इतने न्यूट्रॉन लगेंगे। ठीक है, अब इतने न्यूट्रॉन लगेंगे। अब मान लीजिए हम एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मान लीजिए 15 किलो है, 15, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 15 किलो है, तो कितना हो जाता है, 15 किलो का द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं किसके, एक न्यूट्रॉन के, खत्म बात, खत्म बात, ऐसा। ठीक है, तो ये अच्छे सवाल होते हैं इस टाइप के। चलो, अब रेडियो एक्टिविटी हम कल स्टार्ट करेंगे, अल्फा बीटा गामा रेडियो की चर्चा हम कल करेगा, कब करेगा, कल करेगा। अब देखो ये वैसा ही सवाल है भाई साहब, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, दिस इज योर होमवर्क। अच्छा देखो, यूरेनियम के विखंडन में जो ऊर्जा निकलती है ना प्रैक्टिकली भी, वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ही निकलती है एक रिएक्शन में। कभी जरूरत पड़ जाए तो आप याद भी रख सकते हैं कि जब हम लैब में नहीं, जब हम रिएक्टर में, नाभिकीय भट्टी में, नाभिकीय संयंत्र में यूरेनियम का विखंडन करवाते हैं तो एक विखंडन में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। ऐसा तो ये आपका होमवर्क, कभी नहीं बताऊंगा मैं, ये नहीं बताऊंगा, जैसा अभी करवा रहे थे बिल्कुल वैसे ही सवाल है, अगर एक कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। प्रति किलो मोल, प्रति किलो मोल इसको मोल ही कर देते भाई साहब। यानी कितना एवोगैड्रो संख्या, ये पगला बनाने के लिए ऐसा लिखा है 0.023 कह रहा है इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 26 प्रति किलो मोल, तो अपन इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3 मोल, 10 टू दी पावर 3 मोल, तो एन ए बेटा वही आएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मोल, है ना, ये है, क्योंकि इससे कर जाएगा, किलो मोल है ना, तो किलो की जगह हमने 10 लिख लिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जानते हैं इतना जूल। चलो ये आपको ट्राई करना है, मस्ट ट्राई, मस्ट डू, मस्ट डू। ऐसे ही सोचना कि 30 दिन चलाना है, ठीक है, तो कितनी अभिक्रियाएं, 30 दिन चलाना है अपन को इसको, ठीक है, कितना चलाना है 30 दिन, 30 दिन में कितनी शक्ति निकल जाएगी एक संयंत्र में, 2 किलोग्राम यूरेनियम है, 2 किलोग्राम कितना क्या है बेटा यूरेनियम, तो 2 किलोग्राम यूरेनियम में कितने होंगे भाई साहब, 2 किलोग्राम यूरेनियम में यूरेनियम की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ यूरेनियम कितना हो जाएगा Na इंटू मोल ऑफ यूरेनियम, मोल ऑफ यूरेनियम, तो नंबर ऑफ यूरेनियम बड़का यू, नंबर ऑफ यूरेनियम कितने हो जाएंगे Na इंटू मास ऑफ यूरेनियम, मास ऑफ यूरेनियम अपन 235। अच्छा मैं से बोलता हूं 235 इसलिए वो बालक कह रहा था कि सर आप ना संख्या हिंदी में ही बोला करो, 235, 235, तो मास ऑफ यूरेनियम इज 235, ऐसा, ये नंबर ऑफ यूरेनियम है, ठीक है, तो ऊर्जा कितनी, एनर्जी टोटल कितना, एनर्जी टोटल, एनर्जी टोटल, तो हम कहेंगे एनर्जी किसका, एक रिएक्शन का, एनर्जी किसका, एक रिएक्शन का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी भाई साहब, एक यूरेनियम, एक रिएक्शन में एक यूरेनियम लगता है, एक रिएक्शन में एक यूरेनियम, 100 रिएक्शन में 100 यूरेनियम, तो एनर्जी टोटल कितना आ गया, एनर्जी टोटल, एनर्जी टोटल इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू किसका, एक रिएक्शन का मल्टीप्लाइड बाय नंबर। अब आपको क्या चाहिए, शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है ऊर्जा, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी टोटल, एनर्जी टोटल बटे समय, दिस इज 30 डेज, 30 डेज, दिस इज द टाइम, बोलो आंसर क्लियर। तो चलो अभी पूरी कैलकुलेट करके आना भाई साहब, है इसमें किसी का द्रव्यमान मिसिंग है क्या, ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पहले आपको, क्या करना पड़ेगा रिएक्शन, देखो कैसे लिखोगे, ये एक प्रोटॉन लेके लिथियम क्या कर रहा है, लिथियम बनाएगा 2 हीलियम, लिथियम क्या बनाएगा 2 हीलियम, ये रिएक्शन होगी भैया, तो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, इनटू सी स्क्वायर, खत्म बात। 20 ग्राम है, 20 ग्राम हीलियम में परिवर्तित होता है, लिथियम 20 ग्राम हीलियम बना रहा है, 20 ग्राम हीलियम, ठीक है, तो हीलियम के कितने मोल बने, 20 ग्राम, ना सोचना कितने मोल बने हीलियम के, करना ट्राई करना, नहीं होगा तो थारा भाई अमित प्रजापति समय बताएगा। अब देखना हीलियम 20 ग्राम से 5 मोल हो गए, 5 मोल, एक रिएक्शन में कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो यहां से देखना कि कितनी रिएक्शन हो पाएंगी, नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो पाएंगी, है ना, देखना कैलकुलेट करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। देखो ये सवाल, कैल्शियम ऑक्सीजन के नाभिकों का द्रव्यमान घनत्व का मान होगा, द्रव्यमान घनत्व का मान होगा, एक मैंने आपको बताया था कि नाभिक का द्रव्यमान घनत्व, नाभिक चाहे ऑक्सीजन का हो, आयरन का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, सोने का हो, किसी का भी नाभिक हो, घनत्व सेम रहता है, और इसका मान न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है बेटा वो लगभग लगभग होती है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर। अगला सवाल, थैंक यू, यस बेटा, तो अपन कल तो मिल नहीं पाएंगे, तो विश यू वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, विश यू वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे बेटा, है ना, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा बाल दिवस की। ऊपर से जा रहा है बेटा, थोड़ा कूदो ना, इसे कूदो कूदो बेटा, पकड़ दोगे, सोचना एक बार, खुद से ट्राई करना इसको, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, मूल मूल है इसमें, रेडियो एक्टिविटी का तो एक ही चीज है कि क्यू निकालना, क्यू कितना डेल्टा टाइम इनटू सी स्क्वायर, और बचा हुआ बेटा पूरा कॉमन सेंस है कि कितनी रिएक्शन होंगी, कितना मोल है, कितना द्रव्यमान है, द्रव्यमान से मोल निकाल लो, मोल से परमाणुओं की संख्या निकाल लो, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो एक बार फिर से ट्राई करना, आप खुद से दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। सर आज भी कॉल करिएगा बेटा, मेरे पास नंबर नहीं है पेप्स का, हमारे पास नंबर ही नहीं, हम क्या करेंगे सर, 5 मिनट के लिए आ जाइएगा, हाँ अब मैं कोशिश करेगा, कल आपका अभिषेक सर का क्लास है ना, उसमें आ जाएंगे हम, मिठाई दीजिएगा ना, बिल्कुल मिठाई देंगे हम, मिलो बेटा, और नहीं तो सारी मिठाइयाँ सारी पार्टियाँ उधार, रिजल्ट सेलिब्रेशन में सारा उधार चुका दूंगा बेटा मैं, अभी के लिए अगर अपन मिल नहीं पा रहे हैं तो अभी के लिए भाई साहब उधार, रिजल्ट सेलिब्रेशन में बेटा सारा उधार चुका दूंगा। तो चलिए बच्चों, आज के इतना ही, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों। है भाई साहब, वो है, हाँ